विशाल भारत देश में कोरोना का प्रभाव, लॉकडाउन के बाद भी नहीं खाने का है अभाव। मिटाना है कोरोना को जड़ों से, संकल्प यही अपनाकर लॉकडाउन खुलते ही जीवन हो पूर्ववत, ऐसा सपना कर। जय हिंद, जय भारत। हाय फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड आशीष तुरतकर फिर से एक बार आपके मेरे चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। मेरा चैनल का नाम आपको तो पता ही है, DH-@101 प्लस आशीष दुरतकर। आज किसी पोयम के या फिर किसी सॉन्ग के बहाने मैं आपसे मिलने रूबरू करने नहीं आया हूँ। आज मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ वो इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, जो जिससे आज दुनिया भर में फ्रॉड्स जो हो रहे हैं वो फ्रॉड्स हमारे कम हो, यही मेरी इच्छा थी। इसीलिए आज का ये जो शूट है वो उसी के लिए है कि इसके अंतर्गत आज समाज में जो हो रहा है, जो मतलब आज साइबर क्राइम्स जो बढ़ रहे हैं, किस तरह से आज ये फ्रॉड कंसल्टेंसीज हमारे मित्रों को, हमारे परिवारों को, हमारे कलीग्स को लूटती है और हम उनके जाले में किस तरह से फंसते हैं, आज ये मैं इसका आपको एक सविस्तर से बताऊंगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरा चैनल के साथ आप मुझे ये वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करके इसी तरह से और अन्य इन्फॉर्मेशन को आप अपने दोस्तों के थ्रू पहुँचा कर उनमें भी एक जन जागृति करोगे, यही मैं आशा करता हूँ। और साथ ही साथ मुझे ये चैनल बनाने में जो भी मेरे फ्रेंड्स का जो सहयोग मिल रहा है, डे बाय डे लाइक्स मिल रहा है, जिनसे मेरा चैनल आज डे बाय डे बढ़ रहा है। आशा करता हूँ कि मेरा चैनल इसी तरह से और बढ़े और इसी तरह से आप सभी लोगों का प्यार और सभी लोगों की कमेंट्स मुझे मिलती रहे, ताकि मैं अपडेशन में रहते रहूँ। तो दोस्तों, और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये चैनल थ्रू जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी उतनी सभी इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुँचाया करूँगा, सच्ची इन्फॉर्मेशन। और उसके बाद मैं आपसे एक वादा करता हूँ, एक प्रॉमिस करता हूँ कि ये चैनल जितना ज़्यादा लोगों तक शेयर होगा, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे, और एक स्टेज पे अगर मुझे यूट्यूब से जिस टाइम पे मुझे कैश मिलेगा उसमें से 50% जो फंड होगा वो PM केयर्स के लिए दिया जाएगा। तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ये चैनल को, वीडियोस को लाइक करके, सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन आप रेगुलरली लेते रहे। तो इसी के साथ मैं आज का जो टॉपिक है, आज का जो संभाषण मैं जो बताना चाहता हूँ आपको, तो वो मैं आज आपके सामने प्रस्तावित कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये केस ऐसी थी कि 2016 में, अगस्त 2016 में फ्रॉड कंपनी की किसी एक कंपनी से मुझे कॉल आया था कि आपको, वैसे तो मुझे सिंगापुर जाने की बहुत उस टाइम पे गड़बड़ी थी, हलचल थी मेरे मन में कि मुझे आउट ऑफ कंट्री जाके जॉब करना है। तो उसी दौरान मैंने सिंगापुर जाने के लिए कंसल्टेंसी थ्रू मैंने अप्लाई करना चाहा। उनका कॉल भी आया, बाय प्रोफेशनली उन्होंने सब कुछ प्रोसेसिंग मुझे बताई, समझाई, और रजिस्ट्रेशन फ़ीस उन्होंने तब ज़्यादा ही क्रेज़ रहने के कारण मैं उनके वो झांके में आ गया। उस टाइम पे उन्होंने मुझसे फ़ीस मांगी थी। रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने मुझसे 1200 रुपये लिए थे। तब मैं उनको ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद 1200 रुपये का मैंने उनको ऑनलाइन पेमेंट कर दिया था। और उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि आपको अगर ये करना है, आपको उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद जो आपकी फ़ाइल होगी, वो फ़ाइल प्रोसेस करने के लिए आपको 2200 रुपये और देना पड़ेगा। तो ये मुझे आफ्टर 5 डेज़ के बाद फिर से उनका कॉल आता है और मैं आफ्टर 5 डेज़ के बाद फिर उनको 2200 पे करता हूँ। ऐसा करने के बाद फिर उन्होंने मुझे पासपोर्ट के लिए एक टाइम दिया था। वो टाइम जो दिया था उस दौरान मैंने मेरा पासपोर्ट भी बनवा लिया। पासपोर्ट बनवाने के बाद उन्होंने मुझे बताया था कि अभी आपकी डॉक्यूमेंटेशंस पूरी हो गई है, अभी आप एलिजिबल हो फ्लाई करने के लिए, और आप आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए आप अभी एलिजिबल हो। तो उसी दौरान उनसे मैंने सभी मेल पे ये इन्फॉर्मेशन ले ली। उन्होंने सभी मुझे मेल पर इन्फॉर्मेशन दी कि अगर आपकी फ़ाइल की रिपोर्ट अगर नेगेटिव आती है तो आपको पूरा रिफ़ंड किया जाएगा। तो हमने उनके वही वचनों पर भरोसा करने के बाद हमने वो पेमेंट कर दिया। मतलब पहले मैंने 1200 का पेमेंट किया, उसके बाद मैंने 2200 का पेमेंट किया। ठीक है। अब ये तो उन्होंने मुझे एक ऐसा मतलब एक बताया था ऐसी
एक जिसको हम क्या बोलेंगे कि एक लालच दी थी कि आपको मतलब ये करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको अगली वाली प्रोसेस को आप एलिजिबल हो पाएंगे। तो उसके बाद उन्होंने डिमांड रखी कि आपको अगर जाना है तो आपके प्रोसेसिंग फ़ीस, आपके इंटरव्यू शेड्यूल, आपको स्काइप से इंटरव्यू करने के बाद आपको मुंबई में भी आपको जाने की मुंबई में आने तक की पूरी प्रोसेसिंग फ़ीस उन्होंने मुझे बताई। उनका फ़ीस था 75,000 विथ इंक्लूडिंग GST टैक्सेस। तो दोस्तों 75,000 के लिए तो मैं तो नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ और उतना मेरे पास तो 75,000 नहीं थे। मैंने मेरे घर वालों से बात की, पापा ने भी इधर उधर कोशिश करने के बाद पापा भी फिर धीरे धीरे राज़ी होने लगे। 75,000 का तो शूट हुआ था, 75,000 का तो फिर कैसे तो भी करके मैंने जुगाड़ कर लिया। उसके बाद जो हुआ, लेकिन जिस टाइम पे मुझे वो पैसा जिस टाइम पे मुझे उनको पेमेंट करना था, उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम पे मैंने देखा वो मेल, मैंने अच्छे से चेक किया, वो मेल में कुछ भी ऐसा रिटर्न में नहीं बताया गया था कि आपके मनी, आपका जो पेमेंट है वो रिफ़ंड होगा बोल के। उसी टाइम पे मैंने क्या किया, वो पेमेंट को उनको देने से मैंने रोक लिया। और इतना प्रोफेशनली लेते हैं दोस्तों, ये बहुत ही प्रोफेशनली। आपको लगेगा कि यार मैं कितनी बड़ी कंपनी से आज मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, फॉरेन में जा रहा हूँ। बिल्कुल प्रोफेशनल लेंगे। हालांकि वो हिंदी साइडर रहेंगे, दिल्ली की कंसल्टेंसी थी वो। अभी मैं कंसल्टेंसी का नाम आपको मतलब 2016 की बात है, उसका थोड़ा सा मैं भूल गया वो कंसल्टेंसी का नाम। बट इन केस अगर इन फ्यूचर अगर मुझे कुछ बताना रहा तो मैं ज़रूर कुछ अगर मुझे याद आए उसके बारे में डिटेल्स मिली तो मैं आपको पक्का ज़रूर बताऊंगा। तो कहने की बात ये थी दोस्तों कि किस तरह से मेरे 75,000 उस टाइम पे बचे, बट मेरा 2200 और 1200 उस टाइम पे मेरा चला गया। ठीक है, उसके बाद 2 साल के बाद आफ्टर 2 ईयर के बाद एक एयरपोर्ट, जैसे कि लोकमत आप सभी पढ़ते हो, लोकमत क्लासिफाइड्स करके न्यूज़ आती है छोटी, तो उसमें पेपर कटिंग्स में छोटी न्यूज़ में आई थी कि आपको एयरपोर्ट के लिए जॉब्स वैकेंसीज है, उसमें आपको अकाउंटेंट की पोस्ट दी जाएगी और कैबिन क्रू भी है, कैबिन क्रू में आपको पोस्टिंग दिया जाएगा। उस लिए आपको 1100 रुपये का आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब पहले तो उन्होंने व्हाट्सअप नंबर दिया था, व्हाट्सअप पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजिए, ऐसा उन्होंने बताया था। तो व्हाट्सअप पे डॉक्यूमेंट्स भेजने के बाद उन्होंने बताया कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो चुके हैं, अभी आपको 1100 रुपये आपको उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करना पड़ता है। तो हमने उनको रजिस्ट्रेशन फ़ीस के लिए 1100 तो दे दिए। अभी एयरपोर्ट बोले तो हम सभी को ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी, एटलीस्ट एयरपोर्ट पे जॉब इतना भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो उनके लिए मैं 1100 मतलब मायने नहीं रखा था, तो मैंने 1100 उनको तुरंत में पे कर दिया ऑनलाइन। उसके बाद उनकी डिमांड और बढ़ी। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि आपको प्रोसेसिंग फ़ीस के लिए आपको 10,000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। उसमें प्रोसेसिंग फ़ीस विथ इंक्लूड योर टूल किट, ID कार्ड और उसके बाद आपका यूनिफॉर्म, ड्रेस कोड, ये सभी चीज़ें उसमें रहेंगी। तो कहने का मतलब ये था कि उसके बाद उन्होंने 10,000 जो मुझे मांगा था, वो 10,000 तो मैंने उनको फिर से पे कर दिया। 10,000 मैंने उनको पे कर दिया, मतलब वो 1100, उसके बाद 10,000 मतलब 11,1100 मैंने उनको पे कर दिए। उसके बाद रिटर्न में फिर से उन्होंने मुझे एक 4-5 दिन जाने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि आपको आशीष, वो जो आता है बाहर से, इंडिया तक तो ठीक आया है, लेकिन इंडिया से अभी आपको आपके घर तक उसकी होम डिलीवरी देने के लिए आपको फिर से 10,000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, जिसमें आपको 3 सूट मिलेंगे, 3 ड्रेस कोड, एक ID कार्ड, आपका जॉब लेटर और उसके बाद आपको 2 शू की पेयर्स मिलेंगी। तो मैंने सोचा कि पहले तो मैंने 10,000 11,000 तो मैंने दे दिए उनको, अब और फिर से 10,000 किस लिए देना। तो ये सोच में मैं पड़ गया और मेरे 1-2 अच्छे जो दोस्त हैं, तो उनसे सलाह मसलत की। सलाह मसलत करने के बाद मेरे दोस्तों ने मुझे ये बताया कि बोले तूने उनसे बात की है, उन्होंने बताया कि आपको देना है तो उनको पूछो, बोले पहले कि आप मुझे पहले जॉब लेटर दीजिए, पहले मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दीजिए, उसके बाद ही मैं जो प्रोसेस है मनी की प्रोसेस वो मैं करूँगा। जब मैंने उनको पूछा कि आप मुझे जॉब लेटर और अपॉइंटमेंट लेटर दीजिए, तब उन्होंने कहा कि वो जॉब लेटर एंड अपॉइंटमेंट लेटर हार्ड कॉपी आपके पार्सल में ही आने वाली है।
इसीलिए तो फिर मुझे वो कुछ कंपनी में फ्रॉडनेस लगा, और मैंने मेरे अंकल जी, जो मेरे अंकल जी पुलिस में ड्यूटी करते हैं नागपुर में, तो उनसे भी मैंने ये बात शेयर की। अंकल जी ने भी वहाँ पे जाके देखा फिर, लेकिन वहाँ पे कोई ऑफिस नहीं था। उसी कारण वो मुझे लगा कि ये फ्रॉड है। वहाँ पर मैंने मेरे और 10,000 बचाए, लेकिन मैंने 11,1100 का वहाँ पे मेरा लॉस हुआ। और उसके बाद अभी लेटेस्ट में 2019 मई 2019 की एक बात है दोस्तों। मेरा फ्रेंड, जहाँ पे हम हैदराबाद में जॉब करते थे, हैदराबाद में ऐसे एक हम कंपनी में कॉन्सल्टिक्स करके कंपनी थी। कॉन्सल्टिक्स बोले तो एक एमएनसी कंपनी है जो कि हैदराबाद गूगल हैदराबाद में काम करती है। तो वहाँ पे मेरी मुलाकात, मेरे फ्रेंड्स जो अभी मेरे बने थे वहाँ पे मिस्टर बालकृष्ण एडामा, ये मेरे फ्रेंड, उनसे मुलाकात हुई। बालकृष्ण के साथ भी ऐसा ही सेम किस्सा हुआ, उसके साथ भी ऐसा सेम किस्सा हुआ। उसने भी क्या किया, एक कंसल्टेंसी ने उसको झांसे में लेकर उससे भी पैसे किस तरह से हड़पे, और उसकी डिटेल्स मैं आपके सामने अभी पेश करने जा रहा हूँ। तो सिनारियो थर्ड में आपको मैं बताने जो जा रहा हूँ वो इस तरह से है कि पंजागुट्टा में उनकी होम मतलब उनकी एक फ्रेंचाइजी ब्रांच है, और सेमिनरी हिल्स में उनकी मेन ब्रांच है। मैं बात करने जा रहा हूँ फ्रॉड कंसल्टेंसी की। वो कंसल्टेंसी का नाम है वाई एक्सिस की मैं बात करने जा रहा हूँ। ये बात है मई 2019 की। उसके बाद उसने अप्लाई किया था दुबई जॉब्स के लिए, बट उन्होंने कहा कि आपको दुबई के अलावा आप कनाडा थ्रू दुबई जा सकते हो ये प्रोग्राम थ्रू। तो उन्होंने मतलब वो वाई एक्सिस कंसल्टेंसी ने बालकृष्ण के सामने एक प्लान रखा कि आप कनाडा थ्रू जा सकते हो हमारे AIPP प्लान से। तो AIPP प्लान क्या है? AIPP प्लान है अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोसेस। ये प्रोसेस के अंतर्गत आप कनाडा होके दुबई में जा सकते हो। तो बालकृष्ण को भी लगा कि मैं कनाडा में भी जॉब कर सकता हूँ, फिर दुबई में भी जॉब कर सकता हूँ। उस कारण से बालकृष्ण ने सोचा कि मैं दोनों थ्रू जाऊँगा, तो ये दैट विल बी बेटर फॉर मी। तो उसने वो प्लान चूज़ किया। उसके बाद उससे फ़ीस मांगी गई दोस्तों तकरीबन 50,000 रुपये। 50,000 रुपये उसकी फ़ीस मांगी गई। तो 50,000 के अलावा उसके ऊपर 18% GST ऐड होके, मतलब अगर मैं 50,000 का अगर 18% में निकालता हूँ तो आएंगे 9,000, मतलब 50,000 प्लस 9,000 मतलब 59,000, और छोटे मोटे 2,000 3,000 ऐसे करके 5,000 अलग से, मतलब 59 प्लस 5,000 अप्रॉक्सीमेट टोटल 64,000 उसने पे करने के बाद उसका वहाँ पे ट्रेनिंग हुआ। वो ट्रेनिंग को उन्होंने नाम दिया, ट्रेनिंग का जो शेड्यूल था वो ट्रेनिंग का जो नाम था IELTS इज़ नथिंग बट द इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। तो इसका 1 महीने का ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद फिर उनको बालकृष्ण एडामा, जो मेरा फ्रेंड है, उनको रिज्यूम मार्केटिंग करने के लिए बोला गया। रिज्यूम मार्केटिंग होने के बाद आफ्टर 1 महीने के बाद उसने फिर से पूछा कि मैम मेरे इसका प्रोसेस का क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि आपकी प्रोसेस, ये आपका जो काम है, ये काम इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है। तो आपको जैसे ही हमें वहाँ से अपडेट्स आएंगी वैसी ही अपडेट्स हम आपको आगे आपको बताएंगे। उसके बाद फिर और वो बंदे ने 2 महीना और वेट किया। 2 महीना वेट करने के बाद फिर से उसने वो ही पूछा, बट उसके बाद भी सेम किस्सा उन्होंने सुनाया। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि आपको टाइम लगेगा, आ रहा है वो प्रोसेसिंग में, अंडर प्रोसेस है। तो ऐसे करते करते उसका तकरीबन ये अभी मतलब साल होते आ रहा। तो फाइनली जब उसको लगा कि अभी मेरा काम बनने वाला नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा बिगड़ते जा रहा है, तो उन्होंने FIR दर्ज की। पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की। FIR दर्ज करने के बाद अभी तो आपको पता है कि कोरोना की वजह से सभी तरफ लॉकडाउन है, देश हमारा लॉकडाउन से जा रहा है। तो पुलिस, जो पंजागुट्टा की जो पुलिस है, उन्होंने बताया कि ये लॉकडाउन ख़त्म होते ही हम आपके FIR के ऊपर एक्शन लेंगे। तो दोस्तों अभी उसका तो क्या होगा क्या नहीं, मैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जैसे ही मेरे पास अपडेट्स आएंगे मैं वैसे ही कुछ बताऊंगा। उसके अलावा मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ऐसे फ्रॉड कंसल्टेंसीज के झांसे में मत आइए। और आप 1 रुपया भी किसी को देते हो तो पहले सोचिए, उसके लिए पहले पूरी आप ये कीजिए, मतलब उसकी पूरे सोच समझ के ही किसको देना है, या
मतलब उसमें आप डोनेट फिर मतलब कर सकते हो, ठीक है। तो उसके साथ साथ एक छोटे एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी आजकल साइबर क्राइम्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं। साइबर से हम हमें बैंक से मैं बात कर रहा हूँ ऐसा करके हमें कई सारे कॉल्स आते हैं। तो मैं उन सभी भाइयों को, सभी दोस्तों को बताना चाहूँगा कि ऐसे कॉल्स को, ऐसे फ्रॉड कॉल्स को बिल्कुल भी अटेंड ना करें। हाँ, अटेंड करने के बाद, क्योंकि हम जब तक अटेंड नहीं करेंगे तब तक वो फ्रॉड है नहीं है हमें पता नहीं चलेगा। हम अटेंड करेंगे, अटेंड करने के बाद उनको किस तरह से आंसर देना है वो आप खुद सोच के उनको आंसर देना। बट उनको कोई भी आपको फ़ोन पे पूछेगा कि मतलब मुझे आपका ओटीपी बताओ, या फिर आप मैं बैंक से बात कर रहा हूँ, या फिर आपका मुझे सीवीवी नंबर बताइए, ठीक है, आपका कार्ड ब्लॉक हो गया, आपको नया कार्ड रिन्यू करवा के देना है। तो ऐसे फ्रॉड कॉल्स को बिल्कुल भी एंटरटेन ना करें। ये आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन बैंक थ्रू अकाउंट्स हैक करके उसमें का जो भी फंड है वो खुद के अकाउंट में वो ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये हैकर्स की टीम रहती है दोस्तों। उसके और ये सेम किस्सा हमारे यहाँ पर भी हुआ था। मेरे फादर उस टाइम पे मैं घर पे नहीं था, मेरे फादर का 20,000 का लॉस इसी तरह से हुआ है। बैंक से कोई उनको फ़ोन आया था अभी तकरीबन 6-7 महीने पहले कि मैं बैंक से बात कर रहा हूँ, आपका एटीएम ब्लॉक हो गया, आपका नया एटीएम हम आपको इशू करवा रहे, तो आप आपका एटीएम डिटेल्स दीजिए, एटीएम का नंबर दीजिए। तो पापा ने काम करते हुए पापा को उतनी आइडिया नहीं थी, तो पापा ने नंबर तुरंत से दे दिया। जो ओटीपी है ओटीपी भी पापा ने बताया और तुरंत पापा के 20,000 अकाउंट में से 10-10 हज़ार करके 2 बार अकाउंट से डेबिट हो गया। पापा जैसे ही बैंक में गए, वैसे बैंक में मतलब कुछ देर के बाद बैंक में गए, लेकिन बैंक वालों ने बताया कि बैंक में जाने के बाद वो एटीएम ब्लॉक करवा दिया। फिर उसके बाद तो नहीं गए, बट वो 20,000 वो भी हमें मतलब मेरे घर का खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ। और इसके अलावा एक बार अभी बस लेटेस्ट में 1 महीना पहले भी मुझे भी ऐसा एक फ़ोन आया था किसी कंपनी से, मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, आपको फ़ोन पे से 4,000 रुपीज़ आपको रिवार्ड में मिल रहे हैं, तो आप आपके मोबाइल पे जो भी ओटीपी आएंगे वो ओटीपी हमें बताइए। तो उस टाइम भी मैंने सोचा कि बोला नहीं, ये ओटीपी बताने का जो चक्कर ये टोटली फ्रॉड है। ऐसे कभी भी कोई भी फ़ोन पे हो, गूगल पे हो, ऐसी कंपनी कभी भी आपको फ़ोन करके आपको रिवार्ड पॉइंट्स में हम दे रहे हैं और हम यहाँ से मतलब बात कर रहे हैं, आपको रिवार्ड में इतने मनी दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। तो मुझे ये एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करने दे, बस यही गुजारिश लेके यही आशा करता हूँ कि आप सभी सतर्क रहेंगे और जागरूक रहेंगे। अपने घरों में बैठ के कोरोना को तो हटाओगे, लेकिन उसके साथ साथ आप जो हो रहा है आज, जो मतलब ये जो हरामखोर लोगों ने जो ये अभी चालू किया है कि साइबर किस तरह से मतलब साइबर हैकिंग की जाए, हैकिंग थ्रू हमारे अकाउंट से किस तरह से पैसा चुराया जाए, या फिर किस तरह से लोगों को ज़्यादा बड़े आमिशन दिखा के उनको किस तरह से अपने झांसे में फंसा के किस तरह से उनको बलि का बकरा बनाया जाए, ये जो है इसको आप कतई एंटरटेन नहीं करना। और आशा करता हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा आज का ये मेरा वीडियो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।